नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम बंधु अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमने बात की थी पिछली क्लास में जो वृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं हैं उस टॉपिक को हम पढ़ रहे थे, राजस्थान अर्थव्यवस्था। तो हमने जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने ये जो जैसे भाखड़ा नागल बांध है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था और जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली थी। यानी हमारी जो पहली जो बहुउद्देशीय योजना थी हमारी भाखड़ा नागल बांध, वो हमने पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ ली थी। हमने ये कहा था हम जो है वो 4 प्रकार की जो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ेंगे। दूसरी जैसे हम व्यास परियोजनाएं पढ़ेंगे। तीसरी हम चंबल जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वो पढ़ेंगे। और हम चौथी जो माही बजाज सागर बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है वो हम पढ़ेंगे। यानी जो हम 4 परियोजना टोटल पढ़ने वाले थे हमारे सिलेबस के, जिसके अंदर जो एक पहली परियोजना है वो हमारी जो लास्ट क्लास से थी उसमें कंप्लीट हो चुकी है, प्ले लिस्ट के अंदर वो अपलोड कर चुके हैं हम। ठीक है, अब जो आज है, आज की इस क्लास में हम व्यास, चंबल और माही इन तीनों को एक साथ ही आज की इस क्लास में पढ़ लेंगे। यानी आज की जो क्लास के अंदर हमारा जो ये टॉपिक है, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है ये नदी घाटी परियोजना वाला, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वाला, वो आज क्या हो जाएगा भाई, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो एक क्लास रहेगी हमारी IGNP की, और एक क्लास हम ले लेंगे लास्ट में जो अन्य सभी जो वृहद सिंचाई परियोजना है, छोटे मोटे ERCP, गंगनहर, जो सिद्धमुख नहर, जितनी भी छोटी छोटी जो है उनकी एक क्लास वो ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी ये 3 या 4 क्लास में ये अपने जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा जो ये नदियों वाला जो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में हमारा जो टॉपिक बचेगा सिर्फ एक तो उद्योग वाला टॉपिक बचेगा, और एक जो बचेगा हमारा पंचायती राज वाला है, वो पॉलिटी वाला टॉपिक है वो हमारा बचेगा। ठीक है, उद्योग वाला टॉपिक काफ़ी बड़ा है। सिलेबस के अंदर जो टॉपिक 1-2 लाइनें लिखी हुई है उद्योग वाले की, तो वो क्या इन्होंने अलग अलग लिख दी, जैसे निर्यात सामग्री अलग लिख दिया, राजस्थानी हस्तकला लिख दिया, ठीक है, लघु एवं मध्यम उद्योग अलग लिख दिया। मतलब उद्योग के अंदर सारी चीज़ें हैं लेकिन इन्होंने अलग अलग नाम लिख करके ऐसे उस सिलेबस को बड़ा बना दिया है। बाकी टॉपिक एक ही उद्योग है, वो हम भी आराम से अच्छे से कर लेंगे। बाकी अपना जो सिलेबस है वो अब जो है वो ज़्यादा नहीं बचा है, तो हम आराम से कर लेंगे। आप सिलेबस की बिल्कुल टेंशन नहीं लें, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बस साथ साथ में रट्टा मारते जाएं। और हमारा जो टारगेट रहेगा 30 आउट ऑफ 30 का, वो है हम करके रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, और टेलीग्राम चैनल है वो भी ज़रूर ज्वाइन करें आप। और अगर आपको मेरा जैसे वीडियो पसंद आते हैं तो आप जो है वो प्रत्येक वीडियो के नीचे कमेंट है वो ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। व्यास परियोजना जो है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। जो व्यास परियोजना है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इन तीनों राज्यों की क्या भाई संयुक्त परियोजना। आपको याद रखना है कि जो व्यास परियोजना है वो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से भाई, एक तो राजस्थान है, एक हरियाणा है और एक पंजाब है। ये 3 राज्य है, इन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो व्यास परियोजना है वो भी 2 चरणों में पूरी हुई थी। आप तो एक तो पहली लाइन ये याद रखोगे, दूसरा देखो 3 चरणों में पूरी हुई थी। इसका प्रथम चरण था, प्रथम चरण में पंडोह जो बांध है वो बनाया गया था। पंडोह बांध कहाँ है भाई, मंडी हिमाचल प्रदेश में है। ये व्यास नदी पर बना है। पहला बात तो मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर है वो बांध है, वो पंडोह बांध है। ये प्रथम चरण के तहत बनाया गया है। सतलज नदी में जल आपूर्ति के लिए पंडोह बांध से भाखड़ा बांध तक का जो व्यास सतलज लिंक चैनल का निर्माण किया गया, जिसे व्यास नदी का अतिरिक्त जल सतलज नदी को प्राप्त होता है। यानी आपको इस लाइन को अगर जैसे मतलब समझ नहीं आया तो ये होता है कि जो पंडोह बांध है, पंडोह बांध कहाँ पर बनाया हुआ है, तो भाई पंडोह बांध अभी हमने देखा कि जो मंडी हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर है, वो व्यास नदी पर बनाया हुआ है। कौन सी नदी पर बनाया भाई, व्यास नदी पर बना हुआ है पंडोह बांध। ठीक है, तो एक तो चीज़ आप ये याद रखोगे, पंडोह बांध है वो हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर है। यहाँ से इस बांध से भाखड़ा बांध तक, इस बांध से ये जैसे मान लो भाखड़ा बांध है, इस भाखड़ा बांध तक इस बांध से भाखड़ा बांध तक क्यों लेके आएंगे भाई, तो ये जो सतलज नदी है यहाँ पर है। भाखड़ा बांध किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। तो सतलज नदी में जो जल आपूर्ति है उस हेतु, ठीक है, उस हेतु पंडोह बांध से भाखड़ा बांध तक एक जो व्यास सतलज लिंक चैनल बनाया गया था। कौन सा चैनल बनाया था भाई, व्यास सतलज। जैसे चैनल का नाम क्या है अपने, जो इन्होंने बनाया था वो है अपने व्यास सतलज लिंक चैनल। ठीक है, ये इन्होंने जो चैनल बनाया था वो चैनल है पंडोह बांध और अपने भाखड़ा बांध के मध्य। ठीक है, इन दोनों के मध्य जो चैनल बनाया वो व्यास सतलज लिंक चैनल बनाया। इसका उद्देश्य है कि पंडोह बांध से जो व्यास नदी पर है वहाँ से लेकर के सतलज नदी पर स्थित जो भाखड़ा बांध है वहाँ तक
सतलज नदी में जल आपूर्ति के लिए है वो इसका निर्माण किया गया। यानी जो व्यास नदी का जो अतिरिक्त जल है वो सतलज नदी को कैसे दिया जाता है, तो वो व्यास सतलज जो लिंक चैनल है उसका माध्यम से दिया जाता है। पंडो बांध एवं भाखड़ा बांध के मध्य ये जो चैनल है वो जो है उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, पंडो बांध कहाँ है, मंडी हिमाचल प्रदेश में है, व्यास नदी पर है। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इसको है वो अच्छे से समझना है। ठीक है, उसके बाद में देखो मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, व्यास परियोजना का तो भाखड़ा एवं नागल बांधों के जल स्तर को बनाए रखना भाई। अभी हमने देखा था कौन सा बांध भाई, पंडो बांध। पंडो बांध से जो ये लिंक चैनल बना है उसका उद्देश्य क्या था कि जो भाखड़ा एवं नागल बांध है उनके जल स्तर को बनाए रखना था, या फिर जो है वो सतलज नदी के जल स्तर को है वो बनाए रखना। ठीक है, तो इन बांधों का है वो जल स्तर को बनाए रखना ही इसका उद्देश्य है। सतलज व्यास लिंक चैनल के सहारे हिमाचल प्रदेश में देहर में विद्युत गृह जो है स्थापित किया गया था, वो जो 6 यूनिट है 195 मेगावाट की, यानी टोटल 990 मेगावाट का है जो विद्युत गृह है वो स्थापित किया गया है। कहाँ पर भाई, देहर हिमाचल प्रदेश में। व्यास परियोजना में देहर है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ पर 990 मेगावाट का क्या भाई विद्युत गृह है वो बनाया गया है। पहली बात, इस विद्युत गृह से कुल उत्पादित विद्युत में से राजस्थान का हिस्सा 20% है। यानी जो देहर से जो कुल उत्पादित विद्युत है उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है भाई, 20% है। यानी 990 का 20% कितना होता है, 198 है, वो राजस्थान का हिस्सा है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में द्वितीय चरण आया, द्वितीय चरण में इन्होंने बनाया पौंग बांध। द्वितीय चरण में कौन सा बांध बना था भाई, पौंग। प्रथम चरण में कौन सा बांध बना था, व्यास नदी पर। द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण पर व्यास नदी पर कौन सा बांध बनाया भाई, पौंग बांध बनाया इन्होंने। ठीक है, पौंग कहाँ है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, और पंडो कहाँ है अपने, मंडी हिमाचल प्रदेश में। दोनों व्यास नदी पर बना हुआ है। ये 133 मीटर ऊंचा है। इसका उद्देश्य क्या है भाई, सर्दियों में इंदिरा गांधी नहर को स्थायी रूप से नियमित जलापूर्ति करना। ठीक है, यानी दोनों का अलग अलग उद्देश्य है। जो पंडो बांध था उसका उद्देश्य तो था भाखड़ा नागल जो बांध है उसके जल स्तर को बनाए रखना। पंडो जो बांध है उसका उद्देश्य था भाखड़ा नागल बांध के जल स्तर को बनाए रखना, और जो पौंग बांध है उसका उद्देश्य था सर्दियों में IGNP, अपनी इंदिरा गांधी जो नहर है IGNP सर्दियों के अंदर। यह ऐसा प्रश्न पूछा जाता है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पौंग बांध का उद्देश्य ये पूछा जाता है कि सर्दियों में इंदिरा गांधी नहर को स्थायी रूप से जो जलापूर्ति होती है वो किस बांध से होती है, ये प्रश्न आता है। ठीक है, तो ये कौन सा बांध है भाई, पौंग बांध है। किस नदी पर है, व्यास नदी पर बना हुआ है। जबकि इंदिरा गांधी नहर है वो किससे आती है भाई, सतलज नदी है, सतलज नदी का जल है वो यहाँ आता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ये पूछा जाता है। अब देखो, पौंग विद्युत गृह से कुल 396 मेगावाट 6 × 66 396 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। यानी वहाँ पर पंडोह में कितना था भाई, आपने पढ़ा पंडोह में 990 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, और पौंग में कितना होगा अपने 396, पौंग में कितना होगा 396 जो मेगावाट है, पौंग में 396 मेगावाट है। ठीक है, तो वहाँ से यह विद्युत गृह उत्पादन होता है। और इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है भाई, इसमें राजस्थान का 58.5% है, यानी 230 मेगावाट है वो इसमें राजस्थान का हिस्सा है। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग राजस्थान का हिस्सा है। यदि पंडोह बांध की बात करें तो उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है, यह है 20% हिस्सा है, और पौंग बांध में राजस्थान का हिस्सा है 58.5%। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और कुल विद्युत उत्पादन तो कितना हुआ दोनों चरणों से भाई, व्यास नदी पर चरण 1 और चरण 2 थे, एक में पंडो बांध थे और दूसरा पौंग बांध है। तो दोनों को मिलाकर के कुल विद्युत उत्पादन जो है वो अपना कितना होता है, तो 198 उसमें था और 230 इसमें है। यानी जो 20% था उसमें 198 था, और जो 58.5% है उसमें 230 था। यानी टोटल मिलाकर के 428 मेगावाट, टोटल मिला के 428 मेगावाट है। ठीक है, तो वो है इसका जो कुल उत्पादन है वो होता है 428 मेगावाट, जो पंडो और पौंग बांध से उत्पादन होता है। दोनों का योग यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, पंडो से 198 है और पौंग से है 230 मेगावाट का उत्पादन होता है 58.5% से, मतलब ये होता है 428 मेगावाट। ठीक है, फिर रावी और व्यास नदियों के मध्य क्या है भाई, विवाद चल रहा है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक की मध्यस्थता से, किसकी मध्यस्थता से भाई, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से कराची पाकिस्तान में 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षरित किए गए थे भाई। ठीक है, तो यह जो है वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो व्यास नदी परियोजना है, रावी व्यास विवाद है सॉरी, जो उस विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक की मध्यस्थता से कराची में 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता है वो हस्ताक्षरित किया गया था, जिसमें भारत को रावी व्यास व सतलज नदियों का जल है वो पूरा जल उपयोग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। यानी भारत को जो है वो रावी व्यास और सतलज,
ठीक है। रावी, व्यास और सतलज इन जो नदियों का है वो पूरा जल है वो उसमें लेने का अधिकार भारत को प्राप्त हुआ है, जबकि जो है वो सिंधु और अपने वहाँ पर जो चिनाब है उसका जो जल है वो पाकिस्तान को लेने का है वो अधिकार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे देखो जो रावी व्यास विवाद है, उसके बाद में इराडी आयोग क्या पे रावी व्यास परियोजना के जल बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को सुलझाने के लिए 1955 और 1981 में इनका क्या है समझौता हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में देखो 1985 में पुनः जल बंटवारा को लेकर विवाद हुआ, तब राजीव लोंगेवाला समझौता 24 जुलाई 1985 के तहत हुआ था। ठीक है, उसके बाद में 26 जनवरी 1986 को एक न्यायाधिकरण न्यायमूर्ति इराडी की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जिसने मई 1987 में रिपोर्ट दी थी। ठीक है, तो जिसने मई 1987 में रिपोर्ट दी थी, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी इराडी आयोग के बारे में। ठीक है, अध्यक्ष इराडी हो गया और 1955 और 81 में इनके मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, और 1985 के अंदर राजीव लोंगेवाला जो है वो समझौता उसके तहत है वो जल बंटवारे को विवाद हुआ था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है आपके किसकी इराडी आयोग की। उसके बाद में रिपोर्ट के अनुसार पंजाब का हिस्सा है वो 50 लाख एकड़ फुट है और हरियाणा को है जो 38.3 लाख एकड़ फुट है और राजस्थान को 86 लाख एकड़ फुट निर्धारित किया गया भाई। ठीक है, तो रिपोर्ट के जो है अनुसार राजस्थान को 86 लाख एकड़ फुट है वो उसको निर्धारित किया गया, यानी 86 लाख ठीक है एकड़ फुट का निर्धारण किया गया। अब देखो रावी व्यास परियोजना में राजस्थान को 8.6 MF पानी में से, ये जो इम्पोर्टेंट है कि भाई जो रावी व्यास जो परियोजना है उसमें राजस्थान को जो प्राप्त होता है पानी वो कितना होता है 8.6 MF कितना होता है भाई 8.6 MF होता है, और उसमें से 7.59 MF ठीक है 7.59 MF है वो जो है वो IGNP अपनी कौन सी अपनी IGNP। ठीक है, और जैसे टोटल कितना जल होता है रावी व्यास से राजस्थान को प्राप्त होता है 8.6 MF, उसके अंदर 7.59 तो कितना है भाई पानी IGNP को 0.34 सिद्धमुख नहर को 0.33 गंग नहर को 0.21 भाखड़ा नहर को और 0.13 पानी है वो नोहर नहर में उपयोग किया जाना तय किया गया। यानी जो 8.6 MF पानी है रावी व्यास का उसको है वो डिवाइडेशन के लिए भाई कहाँ कहाँ जो पानी उपयोग होगा वो इन्होंने बताया है। मोस्टली ये पूछा जाता है इंदिरा गांधी नहर वाला 7.59 MF है, ये पूछा जाता है हर बार। अब देखो चंबल परियोजना चंबल नदी पर है वो बनाई गई है। ठीक है, तो चंबल नदी पर निर्मित राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है वो कौन सी चंबल परियोजना। यानी व्यास परियोजना अपन किन राज्यों के मध्य पड़ी थी, तो वो अपने पड़ी थी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इन 3 स्टेट के मध्य हमने जो योजना पढ़ी थी वो व्यास परियोजना थी, व्यास नदी पर बनाई गई थी। चंबल परियोजना है वो चंबल नदी पर बनाई गई है और कौन कौन से स्टेट है राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य ये संयुक्त परियोजना इन दोनों के मध्य है। ठीक है, और इसका जो हिस्सा है वो 50% है, यानी राजस्थान और जो MP है इन दोनों का इस परियोजना के लिए जो हिस्सा है वो 50% का हिस्सा रहेगा। चंबल घाटी परियोजना 3 चरणों में पूरी हुई है। परियोजना की शुरुआत है 1953-54 में हुई थी, यानी जो चंबल जो परियोजना है उसकी शुरुआत 1953-54 में हुई थी और जो है वो 3 चरणों में संपन्न हुई थी। हालांकि ये डेट है वो पूछी नहीं जाती है। ठीक है, ये पूछा जाता है 50-50 और ये 2 स्टेट है वो भी पूछा जाता है, जबकि ये व्यास का स्टेट भी है वो भी पूछा जाता है। देखो 3 चरणों में पूर्ण हुई है। प्रथम चरण में क्या हुआ था, तो प्रथम चरण में गांधी सागर बांध व कोटा बैराज का निर्माण हुआ, यानी प्रथम चरण के अंदर गांधी सागर बांध व कोटा बैराज का निर्माण हुआ है। ठीक है, 2 बांधों का निर्माण इन्होंने प्रथम चरण में कर लिया। जैसे अगर हम बात करें कि जो चंबल जो नदी है ये जैसे अपनी जो डायग्राम में दे रखी है आपको, ये क्या है, ये चंबल नदी है। ठीक है, अब चंबल नदी के अंदर 2 बांध इन्होंने पहले बना दिए। जैसे ये मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर कौन सा बांध बनाया इन्होंने, गांधी सागर है वो बांध प्रथम चरण में बनाया है। ठीक है, यानी चरण फर्स्ट में अंदर इन्होंने क्या है गांधी सागर है वो बांध बना दिया। यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध है वो बाद में बनाया, और यहाँ पर है वो जवाहर सागर कोटा बांध, और यहाँ पर जो लास्ट में है कोटा बैराज और जो ये सिंचाई बांध, यानी ये बांध है वो भी ये भी कौन से चरण में बनाया है, प्रथम चरण में बनाया। यानी कोटा बैराज और या फिर कोटा सिंचाई बांध, देखो कोटा बैराज को भी क्या कहते हैं, कोटा सिंचाई बांध भी कहते हैं। ठीक है, कोटा बैराज को क्या कहते हैं भाई, कोटा सिंचाई बांध भी कहते हैं। तो गांधी सागर और कोटा बैराज दोनों का निर्माण प्रथम चरण में हुआ, यानी सबसे पहले वाला और सबसे जो लास्ट में जो इस परियोजना के तहत बांध बना हुआ है, सबसे पहले जो बांध बना हुआ है वो कौन सा बांध है भाई, गांधी सागर बांध है, और सबसे जो लास्ट में बना हुआ है वो कौन सा बांध है, कोटा बैराज है। बीच में राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर 2 बांध बीच में है, पहला और जो चौथा है लास्ट में आगे, ये है जो है वो प्रथम चरण में बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद में ये राणा प्रताप सागर भी बनाया और जवाहर सागर भी बनाया था।
तो ये हम देखेंगे, जैसे ये बायां किनारा है, ये बाएं किनारे की इस जो है वो परियोजना है, उसे नहर निकलती है बाएं किनारे पर, ये कोटा और बूंदी की तरफ यहाँ पर जाती है, और दाएं किनारे पर भी जो एक ये नहर निकलती है वो कोटा और यहाँ तक जैसे ये एमपी तक है वो यहाँ पर जाती थी। तो दोनों किनारे पर है वो जो इनकी नहरें निकलती है। ठीक है, ये हम आगे आप डिटेल से पढ़ लेंगे। अब जैसे देखो गांधी सागर बांध, पहला बांध कौन सा था भाई? प्रथम चरण में 2 बांध बनाए, अपने कहा था कि गांधी सागर बनाया और एक कोटा बैराज बनाया। तो गांधी सागर बांध के बारे में अपने को क्या याद रखना है? देखो, रामपुरा भानपुरा पठारों के बीच मंदसौर एमपी के अंदर है वो गांधी सागर बांध है। यानी 4 बांध है चंबल पर, एक एमपी में है और बाकी जो 3 कहाँ पर है? 3 अपने राजस्थान के अंदर है। ठीक है, एमपी में एकमात्र ये गांधी सागर बांध है, वही एमपी में है। ये राजस्थान की सीमा से 8 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में बना है। मतलब सिर्फ कितने किलोमीटर है? 8 किलोमीटर दूर ही है एमपी में बना है। 513 मीटर लंबा है, 62 मीटर ऊंचा है। इस बांध का 1960 में नेहरू जी द्वारा है वो उद्घाटन किया गया था। ठीक है, 1960 में नेहरू जी द्वारा इसका उद्घाटन है वो किया गया था। यहाँ कुल 115 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है। 23x5 की जो है वो 23 मेगावाट की जो है 5 श्रेणियाँ लगी हुई होती है, यानी 115 मेगावाट जो इसका है वहाँ पर विद्युत उत्पादन होता है। और चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध एवं दक्षिणतम बांध कौन सा है भाई? ये जो बांध है गांधी सागर बांध, वो चंबल नदी का सबसे जो है वो बड़ा बांध है और सबसे दक्षिणतम बांध है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जैसे ये चंबल नदी है, ये चंबल नदी जा रही है, यहाँ पर जो अपना है वो राजस्थान शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान शुरू हो रहा है, ये है एमपी और ये है राजस्थान, ये अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ पर जो बांध है वो बांध कौन सा भाई? गांधी सागर बांध है वो यहाँ पर बांध है एमपी के अंदर। फिर यहाँ पर राणा प्रताप सागर आएगा और यहाँ पर फिर जवाहर सागर आएगा, और फिर जो लास्ट में जो बांध है वो बांध कौन सा है भाई? ये कोटा बैराज या फिर सिंचाई बांध है। यहाँ लास्ट में जो बांध है वो है अपने कोटा बैराज या फिर सिंचाई बांध। तो ये 4 प्रकार के बांध बने होते हैं। इसके अंदर जो गांधी सागर बांध जो एमपी के अंदर है, सबसे जो पहले चरण में बनाया गया था, वो यह बांध है जो सबसे दक्षिणतम बांध है चंबल नदी का। तो भाई जो चंबल नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है भाई? उद्गम भी कहाँ से होता है? एमपी से होता है। तो जो ये बांध है वो सबसे दक्षिणतम हो गया। तो कौन सा बांध भाई? गांधी सागर बांध है वो सबसे दक्षिणतम हो गया। और सबसे बड़ा बांध भी कौन सा है? तो वो भी गांधी सागर बांध है, ये सबसे बड़ा बांध भी होता है। यहाँ से विद्युत उत्पादन कितनी होती है? गांधी सागर से 115 मेगावाट की विद्युत उत्पादन है वो यहाँ से होती है। ठीक है, और बाकी जो है मध्य प्रदेश में ये स्थित है, मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है, और 1960 में नेहरू जी द्वारा इसका उद्घाटन है वो किया गया था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आप देखो कोटा बैराज, क्या देखोगे भाई? कोटा बैराज कोटा सिंचाई बांध है, यानी दूसरा जो पहले चरण के अंदर दूसरा मैंने कहा था कोटा बैराज, जो बैराज बांध है उसका दूसरा नाम है कोटा सिंचाई बांध। ठीक है, ये जवाहर सागर से 16 किलोमीटर आगे स्थित है। यानी अभी हमने बात की थी डायग्राम में कि ये जो तीसरा जो बांध है ये जवाहर सागर है, और जवाहर सागर के आगे, जवाहर सागर के थोड़ा सा आगे कौन सा बांध है? ये भाई कोटा बैराज है। यानी जवाहर सागर से 16 किलोमीटर आगे एक बांध है, 1960 में यही बनकर तैयार हुआ। 438 मीटर लंबा है और 42 मीटर है वो ऊंचा है। ये राजस्थान का सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध है। यानी राजस्थान का सर्वाधिक कैचमेंट एरिया में फैला वाला बांध कौन सा है भाई? ये कोटा बैराज है। ठीक है, ये याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोटा बैराज। ठीक है भाई, कोटा बैराज है वो अपने फैला वाला बांध है। 20 नवंबर 1960 को नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है भाई, उद्घाटन किसने किया था? नेहरू जी ने किया था 20 नवंबर 1960 को। और इस बांध के पास कोटा थर्मल पावर जो है वो स्टेशन स्थापित किया गया है। ठीक है, कोटा थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया गया है कहाँ पर भाई? कोटा बैराज के पास में। सर्वाधिक कैचमेंट एरिया फैला वाला बांध कौन सा है? कोटा बैराज बांध है। ये चीज़ आप कोटा बैराज के बारे में ध्यान रखना है। चंबल नदी पर निर्मित एकमात्र बांध है जिसे जल विद्युत उत्पादन नहीं होता है, केवल सिंचाई होती है। चंबल का सिंचाई बांध भी कहते हैं या फिर कोटा का सिंचाई बांध भी कहते हैं। तो ये एकमात्र जो है वो बांध है, ठीक है, जहाँ पर जो जल विद्युत का उत्पादन है वो नहीं होता है और केवल सिंचाई होती है भाई। ठीक है, यानी कहाँ पर होता है भाई? केवल देख तो सिंचाई होती है, केवल सिंचाई होती है, इसलिए इसको सिंचाई बांध भी कहा जाता है भाई। ठीक है, जल विद्युत के लिए इसका उत्पादन है वो नहीं होता है। उसके बाद में देखो सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई, यानी कोटा बैराज बांध से सिंचाई हेतु क्या 2 नहरें निकाली गई थी। अभी हमने पहले बात की थी, एक तो बाईं ओर एक दाईं ओर। ठीक है, जो बाईं ओर जो नहरें निकाली गई थी बाईं ओर, वो बाईं ओर जैसे वो निकाली गई थी, एक तो कोटा और बूंदी, यानी जैसे यहाँ से ऐसे जो अगर माना कि चंबल है वो जाती है नदी। ठीक है, ये परियोजना यहाँ पर जो गांधी सागर हो गया, यहाँ राणा प्रताप सागर हो गया, ये राजस्थान हो गया, और यहाँ पर जो है वो जवाहर सागर हो गया, यहाँ पर कोटा बैराज हो गया। अब जैसे कोटा बैराज से जो इस तरफ जो है वो कोटा बैराज से जो बाईं ओर, जो भाई बाईं ओर है वो जो तहसील है वो कोटा और बूंदी है भाई। क्या है? कोटा और बूंदी। तो ये 2 आप याद रखोगे भाई, कोटा और बूंदी बाही नहर है वो यहाँ पर सिंचाई होती है। उसके बाद में देखो दाही नहर, दाही नहर से कहाँ पर सिंचाई होती है? तो कोटा 12 और एमपी में है वो
दाही नहर से है वो सिंचाई होती है। यानी दाही नहर पर सिंचाई हेतु कुल 14 लिफ्ट नहरें बनाई गई है। इसमें से 8 राजस्थान में है और 6 एमपी में। यानी कुल 14 बनाई गई थी, 8 राजस्थान में और 6 कहाँ पर है, 6 एमपी में। ठीक है, तो ये जो दाही नहर, ये दाही नहर है, ये दाही नहर पर बनाई हुई है सिंचाई हेतु लिफ्ट नहर है 14। उसके बाद में देखो जो है वो 6 मध्य प्रदेश की अपने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो राजस्थान की है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो 8 जो राजस्थान की जो लिफ्ट नहर है वो, जैसे ये किसका भाग है भाई, पहली बात तो ये कोटा बैराज का है। किसका है, कोटा बैराज से निकली हुई है, 8 है वो राजस्थान की है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो अंतर लिफ्ट स्कीम 12, अंतर लिफ्ट माइनर स्कीम चकनाबाद 12, पंचेल लिफ्ट स्कीम 12 और गणेशगंज लिफ्ट स्कीम 12 और जो है वो सोरखंड लिफ्ट स्कीम भी कहाँ है 12। यानी 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 तो 8 में से कहाँ पर है, 12 में भी है। ठीक है, और 2 कहाँ है भाई, 2 कोटा में। 6 12 और 2 कहाँ पर है, कोटा में। कौन कौन सी, एक तो दिगोद, एक जालीपुरा। ठीक है, दिगोद लिफ्ट स्कीम और जालीपुरा जो लिफ्ट स्कीम है वो कहाँ पर है भाई, अपने दोनों कोटा में। बाकी जो कचारी लिफ्ट स्कीम है, सोरखंड है, गणेशगंज है, पंचेल है, अंता है, ये कहाँ पर है सभी, ये है वो सभी 12 के अंदर स्थापित है। ठीक है, टोटल 8 है, 6 12 और 2 कोटा के अंदर स्थापित है। और 14 जो लिफ्ट नहर है वो बनाई गई है, जिसमें 6 एमपी में भी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखो जैसे इसमें है ना, जैसे ये जो चंबल नदी है, यहाँ पर जो ये दक्षिण की ओर जो बांध है वो कौन सा भाई, गांधी सागर बांध। ये गांधी सागर सबसे बड़ा बांध है और दक्षिणतम बांध है चंबल नदी परियोजना का। उसके बाद में जो है वो दूसरा नंबर का बांध है वो राणा प्रताप सागर, कहाँ पर है भाई, चित्तौड़गढ़ में। तीसरा है यहाँ पर जो जवाहर सागर बांध है वो कहाँ पर है, कोटा में। और चौथा यहाँ पर है वो कोटा और जो है बूंदी उसकी सीमा पे बना हुआ है वो कौन सा भाई, कोटा बैराज है। तो प्रथम चरण के अंदर एक तो गांधी सागर और एक कोटा बैराज है, वो 2 बांध बनाए गए थे। ठीक है, तो गांधी सागर सबसे बड़ा और दक्षिणतम है और कोटा बैराज है वो एकमात्र सिंचाई बांध है, यहाँ पर विद्युत उत्पादन है वो नहीं होता है। ठीक है, गांधी सागर बांध है वहाँ पर जो विद्युत उत्पादन होता है वहाँ से कितनी भाई, 193 मेगावाट की है वो जो क्षमता के जो विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, बाकी जो कोटा बैराज है वो कौन सा, एकदम सिर्फ सिंचाई बांध है और इससे जो है वो 2 नहरें निकलती है। एक तो जो बाईं ओर जो नहर निकलती है, बाईं ओर जो नहर निकलती है वो कहाँ जाती है भाई, तो वो जाती है कोटा और बूंदी। कहाँ जाती है, कोटा और प्लस बूंदी। ये 2 नहरें हैं जो बाईं ओर निकलती है वहाँ पर जाती है। और जो दाईं ओर नहर जो निकलती है, दाईं ओर जो नहर निकलती है वो कहाँ जाती है भाई। ठीक है, दाईं ओर जो नहर निकलती है वो कहाँ जाती है, तो वो कोटा 12 और एमपी जाती है। कहाँ जाती है भाई, कोटा 12 और एमपी 3 जगह जाती है। हमने पढ़ा था कि यहाँ पर टोटल कितनी है, टोटल 14 है वो लिफ्ट नहरें स्थापित की गई है। 14 में से 8 जो है वो राजस्थान में है, 6 एमपी में, और 8 में से 2 कोटा में है और 6 12 में। यानी 6 तो 12 में है और 2 किस में है, कोटा में। टोटल 8 राजस्थान में, 6 एमपी में। टोटल कितनी, जो 14 है वो दाईं ओर से निकलने वाली जो लिफ्ट परियोजना है उसके अंतर्गत दाही नहर में कितना है भाई, 14 है। कोटा 12 एमपी में पाई जाती है। दाही नहर सिंचाई हेतु 14 लिफ्ट नहर है, 8 राजस्थान में है, 6 एमपी में, और 8 में से 2 कोटा में है और 6 12 के अंदर। 12 वाली अंता स्कीम, अंता लिफ्ट, पंचेल लिफ्ट, गणेशगंज लिफ्ट, सोरखंड लिफ्ट और कचारी लिफ्ट, ये तो है अपने कहाँ पर 12 में। और दिगोद और जालीपुरा 2 है कहाँ पर, कोटा के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखना। फिर आता है दूसरा चरण। पहले चरण में 2 बांध बने, गांधी सागर और जो दूसरा था अपने कोटा बैराज। फिर आता है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण के अंदर है जो है राणा प्रताप सागर बांध, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, यानी 36 मीटर ऊंचा और 1100 मीटर लंबा बांध है राणा प्रताप सागर। इस बांध का कार्य फरवरी 1970 में है वो पूर्ण हुआ। यानी जो इस बांध का जो कार्य है वो कब पूर्ण हुआ, फरवरी 1970 में है वो पूर्ण हुआ है। ठीक है, 131 करोड़ की लागत से ये बना है। विश्व का सबसे सस्ता बांध है। तो लागत तो नहीं पूछते हैं, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे सस्ता बांध कौन सा है, तो राणा प्रताप सागर है। फरवरी 1970 में पूर्ण हुआ था, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है भाई, 113 वर्ग किलोमीटर है राणा प्रताप सागर। कौन सा बांध है भाई, राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है, तो वो राणा प्रताप सागर है। 113 वर्ग किलोमीटर है वो इसकी क्षमता है। और भंडारण की दृष्टि से सबसे बड़ा और चंबल पर राजस्थान में सबसे बड़ा बांध, यानी भंडारण की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा भाई, राणा प्रताप सागर। और चंबल पर राजस्थान में सबसे जो है वो बड़ा बांध कौन सा है भाई। ठीक है, तो वो कौन सा बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है अपना, सही आंसर रहेगा। उसके बाद में देखो राजस्थान में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला बांध भी कौन सा है, वो भी राणा प्रताप सागर है। यानी राणा प्रताप सागर के बारे में आपके बहुत सारी चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है। यानी सर्वाधिक जो जल विद्युत उत्पादन करने वाला बांध राणा प्रताप सागर। 4 विद्युत इकाइयाँ जो 43 मेगावाट की है वो है जो उसे इसका मतलब जो है विद्युत उत्पादन करती है। कौन, राणा प्रताप सागर जो बांध है वो। यानी
172 मेगावाट को, कितना भाई 172 मेगावाट का विद्युत उत्पादन है वो राणा प्रताप सागर बांध है वो करता है, जिन्हें भोपाल विद्युत गृह भी है वो कहा जाता है। ठीक है, इस बांध में पहली बार पानी भरते समय दीपों पर कुछ गाय बैल रह गए थे, यानी इस बांध पर पहली बार पानी भरते समय दीपों पर कुछ गाय बैल रह गए थे, जो कई अन्य जानवरों के साथ आज भी है वो वहीं पर रह रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बात है आपके कोई काम की, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी है कि सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला बांध राणा प्रताप सागर है, 172 मेगावाट है, भोपाल विद्युत गृह भी कहते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और फिर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तैरता हुआ पंप पीएचईडी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में राणा प्रताप सागर बांध पर तैरता हुआ पंप है वो लगाया गया है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रख लेना। तैरता हुआ पंप है वो कहाँ पर लगाया है, तो वो भैंसरोडगढ़ है वो चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध पर है वो लगाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। रावत भाटा परमाणु बिजली घर कहाँ पर है, तो ये राणा प्रताप सागर बांध के पास में बना हुआ है। ये कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना। राजस्थान का पहला, भारत का दूसरा परमाणु बिजली घर है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा। ठीक है, ये कौन सा भी परमाणु बिजली घर है। पहले का नाम राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट था, अब इसका नाम चेंज करके राजस्थान एटॉमिक है वो पावर स्टेशन है। तो ये नाम इनका जो चेंज करके वो कर दिया गया है। ठीक है, और जैसे ये जो नदी है, जैसे ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये एमपी महू इंदौर है, यहाँ से निकलती है, यहाँ पर जो है वो गंध सागर बांध मंदसौर बनाती है, फिर यहाँ 84गढ़ से जो है वो प्रवेश करती है अपने यहाँ पर चंबल नदी है वो राजस्थान के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर है जो चुलिया जलप्रपात वगैरह ये बनाए हुए हैं, यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया हुआ है। फिर थोड़ा आगे आओगे तो वहाँ पर वो जवाहर सागर बांध है वो बनाया गया है, और उसके बाद में आगे देखोगे तो कोटा बैराज है वो बांध बनाया गया है। ठीक है, तो ये रही अपनी चंबल नदी। उसके बाद में देखते हैं तीसरा चरण। ठीक है, 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट चरण में क्या था भाई, तो एक तो गांधी सागर बांध था वो फर्स्ट चरण में था, और एक इसके साथ में कोटा बैराज था वो भी है वो फर्स्ट चरण में था। ठीक है, और इसके बाद में सेकंड चरण कौन सा था, तो सेकंड चरण में राणा प्रताप सागर था भाई, राणा प्रताप सागर था। ठीक है, वो है अपने जो सेकंड चरण में था। और उसके बाद में राणा प्रताप सागर के बाद में जो तीसरा चरण था वो है जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध भाई, जवाहर सागर बांध है वो अपने तीसरा चरण है। ठीक है, तो जवाहर सागर बांध है वो कहाँ पर है, बोरावास कोटा में। जवाहर सागर बांध है वो कहाँ पर निर्मित है, बोरावास कोटा के अंदर है। ये एक पिकअप बांध है, 1972 में बनकर तैयार हुआ था, 440 मीटर लंबा, 45 मीटर ऊंचा है। इसका दूसरा नाम कोटा बांध भी है। गांधी सागर व राणा प्रताप सागर दोनों बांधों से छोड़े गए पानी को इकट्ठा कहाँ पर करते हैं भैया। ठीक है, गांधी सागर और जो राणा प्रताप सागर बांध है दोनों बांधों से छोड़ा गया जो पानी है उनको इकट्ठा करता है जवाहर सागर बांध, ये तीसरे नंबर पर है। इस बांध का दाईं किनारा कोटा में और बायां किनारा बूंदी में, यानी इस बांध का जो है यदि दायां किनारा देखें तो कोटा में है, और जो बायां किनारा है वो कहाँ पर है भाई, बूंदी में है। ठीक है, यहाँ पर तीन विद्युत इकाइयाँ होती है 33 की, वो कितने हो गए टोटल, 99 मेगावाट का हो गया। यानी यहाँ पर जो 3 विद्युत इकाइयाँ हैं वो कौन कौन सी है, 33 की 3 है, यानी जो 99 मेगावाट है वो यहाँ पर स्थापित हो गया। और चंबल परियोजना में सर्वाधिक लाभान्वित जिले कौन से, कोटा, बारां और बूंदी। कोटा, बारां, बूंदी है वो चंबल परियोजना में। ठीक है, चंबल परियोजना में सर्वाधिक लाभान्वित जिला कोटा, बारां और बूंदी है। और राहू घाट है वो करौली में प्रस्तावित है भाई। ठीक है, राहू घाट है वो करौली में क्या है, प्रस्तावित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो, चंबल परियोजना से राजस्थान के लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि, ठीक है, यानी चंबल परियोजना से राजस्थान के लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है। और ठीक है, तो चंबल परियोजना में राजस्थान के 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई होती है। तो एक तो ये याद रखना, कितनी हेक्टेयर भूमि, 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि है वो सिंचित होती है। और 193 जो मेगावाट है वो 50% विद्युत उत्पादन है वो इसमें होती है। ठीक है, राहू घाट बांध है वो कहाँ पर प्रस्तावित है, करौली में प्रस्तावित है। अब देखो, चंबल परियोजना पर सर्वाधिक है वो 10 लिफ्ट नहरें भी बनाई गई है, यानी चंबल परियोजना है उस परियोजना पर सर्वाधिक 10 लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं। तो जो ये अन्य लिफ्ट नहरें हैं 10, जो कौन कौन सी नहरें हैं उसमें से कुछ जो 3-4 इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम के अंदर जो पूछ जा सकती है, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे पिपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ये सवाई माधोपुर चंबल नदी पर है, यानी सवाई माधोपुर में है और चंबल नदी पर है। नाम क्या है, पिपलदा। तो ये प्रश्न ऐसे आ सकता है कि पिपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ है, तो आप सीधा आंसर सही करोगे, सवाई माधोपुर है उस पर टिक करोगे। ठीक है, तो पिपलदा, सवाई माधोपुर, चंबल नदी पे खंडार तहसील को पेयजल एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना
ये कहाँ पर है भाई, ये करौली में है, चंबल नदी पे है। इंदिरा गांधी जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है ये कहाँ पर है, करौली में। एक जो IGNP है अपनी, उसका क्या नाम है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। और ये इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जिसमें यदि लिफ्ट शब्द आ जाता है तो वो कहाँ पर है, ये करौली में है और ये चंबल नदी पर है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची लिफ्ट नहर है, यानी जितनी भी लिफ्ट नहर है उसमें सबसे ऊंची लिफ्ट नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर करौली वाली है, राजस्थान की सबसे ऊंची लिफ्ट नहर है। ये 125 मीटर की ऊंचाई पर पानी को लिफ्ट किया गया, यानी यहाँ पर कितने मीटर पर, 125 मीटर ऊंचाई पर है वो पानी को लिफ्ट करके। यानी आप याद रखोगे कि जो इंदिरा गांधी जो लिफ्ट नहर है वो कितनी ऊंची है भाई, 125 मीटर है वो ऊंची। यानी इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है, इंदिरा गांधी जो लिफ्ट नहर है वो कहाँ पर है, वो करौली में है और ये चंबल नदी पर है। करौली और सवाई माधोपुर 52 तहसील को इसमें सिंचाई की सुविधा दी जाती है। यानी स्थित तो करौली में है लेकिन सिंचाई सुविधा करौली और सवाई माधोपुर 52 तहसील जो श्री माधोपुर की है वहाँ पर है, वो इनको सिंचाई की सुविधा है वो दी जाती है। और पिपलदा जो लिफ्ट सिंचाई वो कहाँ पर है, वो सवाई माधोपुर में है, चंबल नदी पर। ठीक है, उसके बाद में धौलपुर लिफ्ट जो परियोजना है वो कहाँ पर है, सागरवाड़ा धौलपुर में है, चंबल नदी पर है। धौलपुर लिफ्ट परियोजना कहाँ पर है, सागरवाड़ा धौलपुर चंबल नदी पर है। ठीक है, इस परियोजना का शिलान्यास वसुंधरा राजे ने किया था। अपने काम का नहीं है, पूर्ण होने के बाद में धौलपुर के कुल 256 गाँवों के 39,980 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र पर जो सुविधा प्राप्त होगी, वो भी कौन सी पद्धति से, स्प्रिंकलर जो है वो सिंचाई पद्धति से। यानी प्रश्न यही पूछा जाता है, जैसे धौलपुर लिफ्ट जो है, यानी धौलपुर लिफ्ट परियोजना है। ठीक है, धौलपुर लिफ्ट जो परियोजना है, लिफ्ट परियोजना वो किस नदी पर है, तो धौलपुर लिफ्ट परियोजना भी कहाँ पर है भाई, चंबल नदी पर है। ठीक है, कौन सी नदी पर है आप याद रखोगे, चंबल नदी पर है। उसके बाद में ये कहाँ पर है, अगर सही पूछ ले तो सागरवाड़ा धौलपुर में। यहाँ हालांकि ये पूछते नहीं है सागरवाड़ा धौलपुर, इतना ही पूछते हैं धौलपुर जो लिफ्ट परियोजना है वो कहाँ पर है, किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है, पहली बात। और ये जो पूर्ण होने के बाद में 256 गाँवों के 39,980 हेक्टेयर है वो इससे सिंचित हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि धौलपुर लिफ्ट नहर में किस पद्धति से है वो जो सिंचित होता है, तो स्प्रिंकलर जो पद्धति है इस पद्धति के आधार पर है वो सिंचित होता है। तो ये याद रखना आपको, स्प्रिंकलर जो पद्धति है, जो बूंद बूंद जो सिंचाई वाली पद्धति है, ठीक है, उन पद्धतियों से यहाँ पर है वो धौलपुर है वो जो है लिफ्ट परियोजना, उसमें सिंचाई होती है, यही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इस परियोजना में पेयजल हेतु 10% पानी आरक्षित है। सूक्ष्म सिंचाई, इस परियोजना में सूक्ष्म सिंचाई के अलावा 30 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की स्थापना भी की जाएगी। ये भी याद कर लेना, ये भी पूछा जाता है किस परियोजना के अंदर 30 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु संयंत्र की स्थापना है वो की जाएगी, तो धौलपुर परियोजना। ठीक है, तो धौलपुर परियोजना इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको एक तो ये याद रखना 30 मेगावाट वाला, और एक ये याद रखना स्प्रिंकलर पद्धति से यहाँ पर है वो सिंचाई की सुविधा होती है। ये दो चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है धौलपुर लिफ्ट नहर में। उसके बाद में कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के सहयोग से चंबल कमांड क्षेत्र में राजस्थान कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना है वो चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये लाइन भी अपना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो चंबल जो कमांड क्षेत्र है उसमें राजस्थान कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना है वो चलाई जा रही है। वो किसकी सहायता से चलाई जा रही है, तो वो कनाडा की सहायता से चलाई जा रही है। यानी कनाडा की जो अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी है उसके सहयोग से वो चलाई जा रही है राजस्थान कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना, उसका नाम है, चंबल कमांड क्षेत्र के अंदर वो चलाई जा रही है। उसके बाद में देखो काली तीर लिफ्ट है वो परियोजना, यानी काली तीर लिफ्ट परियोजना है वो कहाँ पर है, तो काली तीर भी धौलपुर में, यानी धौलपुर लिफ्ट परियोजना भी धौलपुर में है और काली तीर जो लिफ्ट परियोजना है वो भी धौलपुर में है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कहाँ पर है, धौलपुर में है, किस नदी पर है, चंबल नदी पर है। ठीक है, 7 जून 2023 को इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था, काम की नहीं है। ये परियोजना धौलपुर जिले के 483 गाँव और 3 कस्बों बाड़ी, बसड़ी और शर्मथुरा की पेयजल मांग को पूरा करने के लिए तैयार की गई। यानी ये किसके लिए तैयार किया गया है, पेयजल मांग के लिए। देखो काली तीर लिफ्ट परियोजना है, उसका मुख्यतः काम कौन सा है भाई, पेयजल वाला है। ठीक है, पेयजल वाला है। जबकि अपन ने धौलपुर वाली में क्या पढ़ा था पिछली में, धौलपुर अपनी थी लिफ्ट परियोजना थी और ये सिंचाई जो सुविधा है वो प्रदान करती थी। और ये जो काली तीर परियोजना है ये धौलपुर में चंबल नदी पर है और ये पेयजल के हेतु जो है वो तैयार की गई है। ये आप चीज़ याद रखोगे। 98.60 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी केवल मानसून अवधि के दौरान प्रतिवर्ष चंबल नदी से उठाया जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत 98.60 जो मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है वो मानसून अवधि के दौरान है वो प्रतिवर्ष चंबल नदी से उठाया जाएगा।
उसके बाद में चंबल नहर परियोजना, नाबार्ड की वित्तीय सहायता से चंबल नहर परियोजना का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ये 2021 तक 203 किलोमीटर की लंबाई की नहरों का निर्माण है वो किया जा चुका है। उसके बाद में राजाड परियोजना चंबल क्षेत्र में स्वयं की समस्या के समाधान के लिए कनाडा के सहयोग से शुरू की गई भाई। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो चंबल क्षेत्र में स्वयं की समस्या के समाधान के लिए कनाडा की सहायता से कौन सी परियोजना चलाई गई है, वो राजाड परियोजना है वो चलाई गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1993 में प्रारंभ की गई थी। 1993 में ये राजाड परियोजना वो प्रारंभ की गई थी स्वयं की समस्या के समाधान में चंबल नदी हेतु कनाडा के सहयोग से। ठीक है, लगभग 15,000 हेक्टेयर भूमि पर है वो सुधार किया गया है इसके तहत। ठीक है, अब देखो, अब अपनी जो अगली परियोजना है वो कौन सी है भाई, माही बजाज सागर परियोजना। अपन ने 3 परियोजना अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंदर अपने जैसे जो है वो भाखड़ा नागल कर ली थी, फिर अपने व्यास परियोजना कर ली, फिर अपने चंबल माही जो चंबल परियोजना है वो कर ली, और अब लास्ट में जो अपने चौथी परियोजना है वो माही बजाज सागर जो परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना, नदी घाटी परियोजना है, वो जो है अपनी अंतिम परियोजना है। तो माही बजाज सागर जो परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है भाई, ये मुख्यतः बांसवाड़ा जिला है। माही नदी पर निर्मित ये परियोजना, देखो माही नदी पर निर्मित ये परियोजना राजस्थान व गुजरात की क्या है भाई, संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और गुजरात की दोनों संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 45% है और गुजरात का हिस्सा है वो 55% है। यानी आप माही में क्या याद रखोगे, 45 राजस्थान है और 55 क्या है, गुजरात है। 45 राजस्थान है और 55 क्या है, गुजरात है। जबकि हमने जो चंबल नदी में क्या पढ़ा था, चंबल नदी में हमने पढ़ा था राजस्थान और एमपी का पढ़ा था। ठीक है, तो राजस्थान का कितना था, 50% था, और एमपी का कितना था, 50% था। तो चंबल में राजस्थान और एमपी के 50-50 थे, और माही के अंदर जो गुजरात और राजस्थान का है वो राजस्थान का 45 है और गुजरात का है वो 55% है। ये अपने यहाँ पर है वो इनकी संयुक्त परियोजना है। यानी इतना हिस्सा है इसका जो 45% ही राजस्थान को मिलता है, 55 है वो अपने गुजरात को मिलता है। ठीक है, इसमें 3 बांध बनाए गए हैं। माही बजाज सागर में कितने बांध बनाए गए हैं भाई, माही बजाज सागर में 3 बांध है वो बनाए गए हैं। इससे बनने वाली 100% विद्युत है वो राजस्थान को मिलती है, यानी राजस्थान का मिलती है। यानी राजस्थान का हिस्सा कितना है, 45% है, और गुजरात का कितना है, 55% हिस्सा है वो अपना रहेगा। लेकिन जो 45% वो राजस्थान का हिस्सा है, उसमें से राजस्थान को जो विद्युत मिलती है वो इस बांध से बनने वाली जो संपूर्ण विद्युत है वो राजस्थान को मिलती है। यानी इस माही जो बजाज परियोजना से जितनी भी विद्युत है वो 100% विद्युत है वो कहाँ पे किसको मिलेगी, राजस्थान को मिलेगी। तो एक तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि भाई जो 100% परियोजना है माही परियोजना, और राजस्थान का हिस्सा है 45%, गुजरात का हिस्सा 55%, और जो राजस्थान को है वो विद्युत कितनी मिलती है, तो 100% है वो विद्युत राजस्थान को मिलती है। गुजरात को इसके अंदर विद्युत है वो कुछ भी नहीं मिलती है। और इसके अंदर 3 बांध बनाए गए हैं। परियोजना के निर्माण के लिए 1966 में राजस्थान में गुजरात में समझौता हुआ है। 1966 के अंदर राजस्थान और गुजरात में समझौता हुआ था। 1972 में इस परियोजना का है वो निर्माण प्रारंभ किया गया था। ठीक है, उसके बाद में ये जैसे देखो यहाँ पर जो महद झील एमपी है वहाँ से वो माई नदी है उसका उद्गम हुआ था महद झील एमपी से, और यहाँ से फिर खादो गांव जो बांसवाड़ा है यहाँ पर राजस्थान में प्रवेश होता है, और यहाँ पर प्रवेश होते ही माही बजाज सागर है वो बांध बनाया जाता है बांसवाड़ा के अंदर। इसकी लंबाई है वो 3109 मीटर लंबाई है माही बजाज सागर बांध की, बांसवाड़ा में है। उसके बाद में कागदी पिकअप बांध वो भी बांसवाड़ा में है थोड़ा आगे, और उसके बाद में यहाँ पर है जो सोम माही जो है वो संगम मिलता है यहाँ पर, और यहाँ पर जाखम बांध है वो जाखम नदी पर है अपना। इस जो है वो माही जो बजाज सागर जो परियोजना है उसका भाग है वो नहीं है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर इसका भाग है, एक तो माही बजाज सागर बांध है वो बांसवाड़ा में, एक कागदी पिकअप बांध है बांसवाड़ा में, 2 इसका भाग है, और तीसरा अपना यहाँ पर है कडाना बांध है वो ये यहाँ पर है वो अपना भाग है। यानी अपने ये 3 जो भाग है अपने काम के हैं। कडाना बांध है वो माही परियोजना का भाग है, कागदी पिकअप और माही बजाज सागर, ये 3 बांध। अभी अपने यही पढ़े थे कि जो 3 बांध है वो अपने कहाँ के हैं भाई, राजस्थान का हिस्सा है। 3 बांध इस परियोजना के तहत बनाई गई है। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे इसका प्रथम चरण है, प्रथम चरण में माही बजाज सागर बांध है वो बनाया गया है। ये कहाँ पर है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर ये लंबा बांध है, यानी 3109 मीटर है ये बांध है, और ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है और माही नदी पर है। क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है, माही बजाज सागर बांध है। 1 अप्रैल 1983 को इसे इंदिरा गांधी द्वारा 1 अप्रैल 1983 को इसे इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्र को है वो समर्पित किया गया था।
नोट माही बजाज सागर का जो नाम है वो स्वतंत्रता सेनानी श्री जमनालाल बजाज के नाम पर है वो किया गया। यानी माही बजाज सागर बांध है वो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है, 3109 मीटर लंबा है, दूसरा सबसे बड़ा बांध है क्षमता की दृष्टि से। 1 अप्रैल 1983 को इंदिरा गांधी ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया और माही बजाज सागर का नामकरण है वो जमनालाल बजाज के नाम पर किया गया। और यह परियोजना आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है भाई, ठीक है। माही बजाज सागर जो परियोजना है वो आदिवासी क्षेत्र की क्या है, सबसे बड़ी परियोजना है। उसके बाद में केज कल्चर योजना क्या है भाई, तो माही बजाज सागर बांध है, इसमें आधुनिक मत्स्य तकनीकों से मछली पालन शुरू किया गया। इसमें 56 तैरते हुए पिंजरे हैं वो स्थापित किए जा चुके हैं। यानी आधुनिक मत्स्य तकनीकों से मछली पालन शुरू किया गया था किसमें, केज कल्चर योजना में, और इसमें अभी तक 56 जो है तैरते हुए पिंजरे स्थापित किए जा चुके हैं। दूसरा देखो द्वितीय चरण, यानी पहले चरण के अंदर एक माही बजाज सागर बांध है वो बना था, द्वितीय चरण के अंदर इन्होंने कडाना बांध है वो बनाया गया। तो कडाना बांध है वो कहाँ पर है, रामपुरा महिसागर गुजरात में। यानी माही बजाज सागर बांध तो कहाँ है, बोरखेड़ा अपने बांसवाड़ा में है, जबकि कडाना बांध कहाँ है, कडाना बांध है वो रामपुरा गांव में महिसागर गुजरात में। तो माही बांध तो अपने राजस्थान में और कडाना बांध है कहाँ पर है, गुजरात में। तो कडाना बांध है वो अपने यहाँ पर गुजरात के अंदर है। उसके बाद में इस बांध में 100% लागत है गुजरात की तथा इसका संपूर्ण लाभ भी किसको मिलता है, गुजरात का मिलता है। यानी ये बांध की लागत भी गुजरात की है और जो लाभ भी किसको मिलता है, गुजरात को मिलता है। नर्मदा नहर परियोजना पूर्ण होने के बाद इस बांध का पानी राजस्थान को मिलेगा और डूंगरपुर में मत्स्य पालन और गुजरात में सिंचाई का कार्य है वो इस बांध के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। तो डूंगरपुर में मत्स्य पालन और अपने यहाँ गुजरात में क्या हो रहा है, जो है सिंचाई का कार्य इस बांध के माध्यम से हो रहा है। यदि नर्मदा नहर है परियोजना वो पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद में इस बांध का पानी है वो राजस्थान को मिलेगा। तो ये रहा कडाना बांध कहाँ पर है, गुजरात में। तीसरा है कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध कहाँ पर है, ये बांसवाड़ा में है, माही बजाज सागर के जस्ट नीचे स्थित है कागदी पिकअप बांध। यानी अपन ने देखा था चित्र के अंदर की जो ये माही बजाज सागर है जस्ट इसके जो पास में ही था ये कागदी पिकअप बांध था। ये बिना गेट वाला बांध है और ये सिंचाई हेतु प्रयोग करते हैं, यानी बिना गेट वाला बांध इसको कहते हैं और ये सिंचाई हेतु प्रयोग में लिया जाता है। इससे सिंचाई हेतु 2 नहरें भी निकाली जाती है। बाही नहर है वो आनंदीपुरी भूकिया नहर, उसका नाम है, 26 किलोमीटर लंबी है, बांसवाड़ा में इससे सिंचाई होती है। दाई नहर है भिकाबाई सांगवाड़ा, इसका नाम है, 125 किलोमीटर लंबी है, डूंगरपुर में सिंचाई होती है। यानी कागदी पिकअप बांध से 2 प्रकार की जो है वो नहरें निकलती है, बाही नहर आनंदपुरा भूकिया नहर बांसवाड़ा सिंचाई, दाई नहर भिकाबाई सांगवाड़ा नहर और डूंगरपुर में सिंचाई होती है। 125 किलोमीटर लंबा ये है, 26 किलोमीटर लंबी वो है, ठीक है। माही परियोजना का सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है, तो ये बांसवाड़ा को मिलता है, फिर दूसरे नंबर पर डूंगरपुर को मिलता है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा ही माही परियोजना का है वो लाभ लेते हैं। उसके बाद में माही परियोजना से कुल विद्युत उत्पादन कितनी होती है, तो 140 मेगावाट की है वो कुल विद्युत उत्पादन है वो माही परियोजना से होती है। 45 मेगावाट के विद्युत संयंत्र का निर्माण बांसवाड़ा से 40 किलोमीटर दूर लीलवाणी में और 25 मेगावाट के 2 विद्युत संयंत्रों का निर्माण है वो हेगपुर गांव में किया गया था, ठीक है। यानी कुल जो विद्युत उत्पादन कितनी हो रही है वो हो रही है अपने 140 मेगावाट। यानी 45 के तो 2 लीलवाणी के अंदर 90 मेगावाट तो वहाँ हो गई और 25 मेगावाट के 2 विद्युत संयंत्र हेगपुर गांव में, यानी 50 ये हो गई। 90 और 50 कितने हो गई, 140 मेगावाट है वो इससे कुल विद्युत उत्पादन होती है। इस परियोजना में उत्पादित कुल 140 मेगावाट विद्युत क्षमता का पूर्ण उपयोग है वो कौन करता है भाई, राजस्थान करता है। आपने कहा था 100% विद्युत उत्पादन कौन करता है, वो राजस्थान करता है। तो 140 जो मेगावाट है वो पूरा किसको मिलता है, राजस्थान को मिलता है। बांसवाड़ा के घाटोल एवं गानोड़ा में विद्युत गृह बने हुए हैं। हरिदेव जोशी नहर तंत्र बांसवाड़ा का जीर्णोद्धार है वो करवाया गया है, ठीक है। हरिदेव जोशी नहर तंत्र बांसवाड़ा का जीर्णोद्धार है वो करवाया जाएगा। उसके बाद में देखो ये आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है, ये चीज़ें आप याद रख लेना कि आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो ये अपने माही बजाज सागर परियोजना है वो आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है, जिसमें राज्य के डूंगरपुर जिले की आसपुर सांगवाड़ा सिमलवाड़ा तहसील और बांसवाड़ा जिले के जनजाति क्षेत्रों को है वो सिंचाई की उपलब्ध सुविधा है वो उपलब्ध हो रही है। यानी डूंगरपुर की कौन कौन सी तहसील है, डूंगरपुर जिले की है एक तो आसपुर है, एक सागवाड़ा है और आसपुर सागवाड़ा और सिमलवाड़ा, ठीक है। ये 3 तो है वो डूंगरपुर की जिसको है वो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही है। और बांसवाड़ा की जो जनजाति क्षेत्र है, बांसवाड़ा का जो जनजाति क्षेत्र है उन सबको क्या हो रही है भाई, सिंचाई की सुविधा है वो उपलब्ध हो रही है। आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी ये परियोजना है। माही परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला भी हमने पढ़ लिया था, बांसवाड़ा है, दूसरे नंबर पर डूंगरपुर है। उसके बाद में पिंपलकूट हाई लेवल कैनाल परियोजना, ये जैसे माही जो नदी है उस पर है वो कुछ जो अपन ने लिफ्ट जैसे नहर पड़ी थी चंबल पे, वैसे ही माही नदी पे कुछ परियोजनाएं हैं। तो उसका एक का नाम है पिंपलकूट हाई लेवल कैनाल परियोजना, ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में स्थित है। यानी इस परियोजना की परिकल्पना माही बेसिन के अधिशेष जल से
पीपलखूट तहसील के 16 गांवों की 5000 हेक्टेयर अनकमांड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ माही बांध से 3.72 टीएमसी जल जाखम बांध में परिवर्तित करने के उद्देश्य से की गई। यानी आप ये देखो कि पीपलखूट, ये प्रश्न जैसे ऐसे आता है, आर्थिक समीक्षा में भी लिखा हुआ है ये पीपलखूट हाई लेवल कैनाल, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना। ये हम स्टार्टिंग में जो हमारी जो स्लाइड थी, फर्स्ट स्लाइड, उसके अंदर भी हमने ये पढ़ी थी कि पीपलखूट हाई लेवल कैनाल परियोजना है वो कहाँ है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। फिर यहाँ का इसका उद्देश्य क्या है, तो जो माही बेसिन है उस माही बेसिन में जो अतिरिक्त जल है वो पीपलखूट तहसील उस अतिरिक्त जल से क्या करेंगे, ये पीपलखूट तहसील के 16 गांवों की 5000 हेक्टेयर जो अनकमांड जो क्षेत्र है उसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएं। और उसके साथ साथ में और भी अधिशेष अगर जल है तो जो माही बांध है वहाँ से जल को उठा करके 3.72 जो टीएमसी जल है वो जाखम बांध में परिवर्तन करना इसका उद्देश्य है। तो दो इसका जो है मुख्यतः कार्य हो गया पीपलखूट का। एक तो क्या हो गया भाई, माही बेसिन से, एक तो कार्य हो गया इसका माही बेसिन से क्या करना है भाई, जो अतिरिक्त जो जल है उसमें क्या है, पीपलखूट, नाम भी पीपलखूट इसलिए रखा है क्योंकि जो पीपलखूट तहसील है उसी के 16 गांवों की है वो 5000 हेक्टेयर की जो भूमि है वो सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है, पहली। दूसरी है कि जो माही बांध है उससे 3.72 टीएमसी जल है वो जाखम बांध में परिवर्तित करते हैं, वो भी पीपलखूट हाई लेवल कैनाल परियोजना का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दो काम इसके। फिर माही अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना है वो भी बांसवाड़ा में है। और माही परियोजना बांसवाड़ा की बाही मुख्य नहर जिसमें जल प्रवाह का तल लेवल 280 मीटर है, यानी जो जल प्रवाह का तल लेवल कितना है, 280 मीटर है। और ये बांसवाड़ा की बाही मुख्य नहर है, यानी माही परियोजना जो है उसकी बाही मुख्य नहर है ये माही अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना। आदिवासी अंचल की 6 तहसीलें यानी बांसवाड़ा, बागीदोरा, आनंदपुरी, कुशलगढ़, सज्जनगढ़ और गागड़ जो तहसील है उन गाँवों की काश्त योग्य जो भूमि है वो ऊंचाई पर स्थित होने के कारण सिंचाई की सुविधा से वंचित है। यानी जो आदिवासी अंचल की 6 तहसील है वो क्या है, उनकी जो भूमि है वो काश्त योग्य भूमि वो ऊंचाई पर स्थित होने के कारण क्या है, सिंचाई सुविधा से वंचित है। तो उसको है वो पूर्ण करने के लिए इन्होंने क्या है, माही अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना चलाई गई थी। ये बांसवाड़ा की बाही जो माही परियोजना बांसवाड़ा है उसकी बाही मुख्य नहर है और इसमें जल का प्रवाह जो तल लेवल है वो कितना है, 228 मीटर इसका तल लेवल है। उसके बाद में ऊंचाई पर स्थित लगभग 42,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फुहारा सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई है वो सुविधा उपलब्ध कराई गई और माही बांध के अधिशेष जल का उपयोग कर इसमें परियोजना की परिकल्पना की गई। यानी ये जो परियोजना है माही अपर, इसके अंदर जैसे स्थित है जो कितने यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, 42,000 हेक्टेयर। ठीक है, 42,000 हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो ऊंचाई पर स्थित है। किन किन तहसीलों के, बांसवाड़ा, बागीदोरा, आनंदपुरी, कुशलगढ़, सज्जनगढ़ और गागड़ तलाई, इन गांवों की जो काश्त योग्य भूमि है वो ऊंचाई पर स्थित है। कितनी है, वहाँ उसमें क्या है, फुहारा सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु माही बांध है उसके अधिशेष जल का उपयोग कर ये माही जो अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना है वो चलाई जा रही है। ठीक है, और इसके बाद में ये अपन ने कोई काम की नहीं है। जाखम परियोजना क्या है, ये जाखम नदी पर है, अनूपपुरा प्रतापगढ़ में बनी हुई है जाखम परियोजना, जाखम नदी पर। ये राजस्थान का है वो सबसे ऊंचा बांध है भाई, जाखम बांध है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, अनूपपुरा प्रतापगढ़ में बना हुआ है। ये 81 मीटर ऊंचा है तथा 253 मीटर लंबा है। तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो गया भाई, जाखम बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन हो गया, जाखम बांध। और सबसे लंबा बांध भी हम पढ़े थे, लंबा बांध कौन सा था, तो माही बजाज सागर बांध था। माही जो बजाज सागर बांध था वो सबसे लंबा बांध था, 3109 मीटर लंबा था। ठीक है, और जाखम बांध 81 मीटर ऊंचा था, तो सबसे ऊंचा जाखम हो गया। इस बांध का शिलान्यास मोहनलाल सुखाड़े द्वारा किया गया था। ये बांध जो है वो जनजाति उप योजना के तहत इसका निर्माण हुआ है। यानी जनजाति उप योजना के तहत किस बांध का निर्माण हुआ है, तो ये प्रश्न भी आ सकता है। जनजाति उप योजना के तहत सिर्फ है वो जाखम बांध का निर्माण हुआ है। शिलान्यास मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था, 81 मीटर ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा है, अनूपपुरा प्रतापगढ़ में स्थित है। इस परियोजना का सर्वाधिक लाभ किसको मिला है भाई, आदिवासियों को मिला है। इस पर 2 लघुपन जो विद्युत इकाइयाँ हैं उसकी कुल क्षमता 5.5 मेगावाट है। ठीक है, कुल क्षमता कितनी है भाई, 5.5 मेगावाट इनकी कुल क्षमता है। उसके बाद में देखो नगरिया पिकअप बांध, जो नागरिया पिकअप बांध है वो कहाँ पर है, नागरिया गांव प्रतापगढ़ में है। जाखम बांध से 13 किलोमीटर नीचे जाखम नदी पर बना हुआ है। ठीक है, इससे 2 नहरें निकाली गई है, एक तो प्रतापगढ़ और एक सलूम्बर में सिंचाई होती है। यानी इससे 2 नहरें निकाली गई है जिससे प्रतापगढ़ और सलूम्बर में क्या होती है, सिंचाई होती है। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में है, जाखम नदी पर है। ठीक है, ये माही नदी पर नहीं है भाई, ये कौन सी नदी पर है, जाखम नदी पर है। नागरिया पिकअप बांध है, प्रतापगढ़ और सलूम्बर में सिंचाई होती है।
उसके बाद में देखो धोलिया जो ग्राम सिंचाई परियोजना है वो राजस्थान जल क्षेत्र जो पुनर्संरचना परियोजना है उसके माध्यम से प्रतापगढ़ में करमोई नदी पर धोलिया ग्राम जो है वो सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। यानी प्रतापगढ़ में करमोई जो नदी है उस पर राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना है उसके माध्यम से चलाई जा रही है। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर बबराना व वनवासा ग्राम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 101 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया। यानी आपको बबराना और जो वनवासा जो ग्राम सिंचाई परियोजना है बबराना और वनवासा उसके अंदर हम ये पढ़ रहे हैं कि जो बबराना और वनवासा ग्राम सिंचाई परियोजना है वो किस नदी पर है, तो वो सोम नदी पर है डूंगरपुर जिले में। ठीक है, धोलिया ग्राम सिंचाई परियोजना है वो करमोई नदी पर है प्रतापगढ़ जिले के अंदर। तो ये आर्थिक समीक्षा से पढ़ रहे हैं। नगरिया जो है वो परियोजना वो प्रतापगढ़ के अंदर जाखम बांध जो नदी है उस पर है और ये प्रतापगढ़ और सिलुम्बर में यहाँ इससे सिंचाई होती है। अगला देखो सोम कमला अंबा जो परियोजना है, सोम कमला अंबा परियोजना ये जो है वो कहाँ पर है भाई, डूंगरपुर में स्थित है। सोम कमला अंबा परियोजना है वो कमला अंबा गांव है डूंगरपुर उसमें है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो सोम कमला अंबा परियोजना कहाँ पर है भाई, डूंगरपुर में स्थित है। सोम नदी पर निर्मित है और ये आसपुर तहसील डूंगरपुर और सिलुम्बर में सिंचाई करती है। यानी सोम कमला अंबा परियोजना कमला अंबा गांव है डूंगरपुर और सोम नदी है। ठीक है, उस पर निर्मित है ये। इससे आसपुर तहसील डूंगरपुर और सिलुम्बर में सिंचाई होती है। अनास नदी पर एनीकट एवं पुल है वो बनाया जा रहा है। यानी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय अशोक गहलोत थे उनके कार्यालय में गराड़िया जो बांसवाड़ा में अनास नदी पर एनीकट एवं पुल बनाने के लिए 182 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। तो बांसवाड़ा अनास नदी पर शांग डूंगरी से बोरखेड़ी को जोड़ने वाला अनास पुल की आधारशिला 9 अगस्त 2022 को विश्व आदिवासी दिवस के दिन रखी गई थी। अब देखो इसके अंदर अपने जैसे पूछने लायक क्या बातें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे अनास नदी पर है एनीकट एवं पुल बनाया जा रहा है तो इसके अंदर यही पूछा जाएगा कि जो अनास नदी पर है पुल कौन सा अनास पुल है, तो कहाँ से कहाँ तक बना। पहली बात तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, शांग डूंगरी से बोरखंडी को जोड़ने के लिए जो है वो अनास पुल बनाया गया है। ठीक है, अनास नदी पर बनाया गया है और कहाँ पर है भाई, गिराड़िया बांसवाड़ा में। या ये पूछ लिया कि अनास नदी पर अनास एनीकट पुल बनाया गया वो कहाँ पर बनाया गया है, तो गिराड़िया बांसवाड़ा के अंदर। बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सोम कमलांबा परियोजना कमलांबा गांव सोम नदी पर है। ठीक है, और डूंगरपुर की आसपुर और सिलुम्बर को सिंचाई होती है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं याद रखना। धोलिया ग्राम में प्रतापगढ़ में करमोई नदी पर यह परियोजना चलाई गई। डूंगरपुर में सोम नदी पर बबराना एवं वनवासा ग्राम सिंचाई परियोजना चलाई गई। नगरिया जो पिकअप बांध है वो जाखम नदी पर है। प्रतापगढ़ और सिलुम्बर इससे सिंचाई होती है। और जाखम परियोजना है जो है वो प्रतापगढ़ में जो स्थित है। जाखम बांध है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा है। इस बांध का शिलान्यास मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था। जनजातीय उपयोजना के तहत इसका निर्माण हुआ है और इस जो परियोजना का सर्वाधिक लाभ है वो आदिवासियों को है वो मिलता है। और यहाँ पर जो दो विद्युत इकाई है उनकी विद्युत क्षमता 5.5 मेगावाट है वो है। ठीक है, और उसके अलावा जो ये जो परियोजना है माई अपर हाई लेवल परियोजना ये बांसवाड़ा वाली, ये बाई जो माई परियोजना है उसकी बाई मुख्य नहर है। इसका तल का लेवल जो है वो 228 मीटर है। इसकी जो 6 जो आदिवासी अंचल की 6 तहसीलें हैं वो क्या है जो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। उसका जो 42,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल है उसमें फुहारा से सिंचाई प्रणाली के द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इसका जो है वो प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके बाद में पिंपलकूट जो हाई लेवल जो कैनाल परियोजना है वो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है। माई नदी बेसिन के अधिशेष जल को पिंपलकूट के जो 16 गांव है उसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। बाकी है जाखम बांध है उसमें भी यहाँ पर कुछ जल है वो जो है वो भेजते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से। उसके बाद में जो आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, माही जो बजाज जो परियोजना है वो आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, बांसवाड़ा जिले के जनजातीय क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही है। डूंगरपुर जिले की आसपुर सांगवाड़ा और सिमलवाड़ा तहसील है उसको है वो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही है। और यह परियोजना सर्वाधिक लाभान्वित जिला है वो इसमें बांसवाड़ा है इसके तहत। ठीक है, माही परियोजना से 140 जो मेगावाट की कुल विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, जो संपूर्ण उपयोग उसका राजस्थान करता है। और जो बांसवाड़ा है उसके घोटोल और गनौड में भी विद्युत गृह बने हुए हैं। हालांकि ये अपने कोई काम का है नहीं, ये भी काम की नहीं है। जो 2 इसमें विद्युत उत्पादन संयंत्र है वो लीलवाड़ी में लगा हुआ है और 2 इसमें हेगपुर में लगा हुआ है। ठीक है, कागदी पिकअप बांध है वो बांसवाड़ा माही बजा सागर के नीचे स्थित है। बिना गेट वाला बांध है, सिंचाई हेतु प्रयोग करते हैं। 2 नहरें इससे निकलती है। बाई नहर आनंदपुर चुकिया जो भूकिया नहर कहते हैं बांसवाड़ा के अंदर है और दाही नहर को
बीकाबाई सांगवाड़ा नहर कहते हैं, ये डूंगरपुर में सिंचाई है वो सुविधा उपलब्ध करवाती है। उसके बाद में केज कल्चर परियोजना, ये आधुनिक मत्स्य तकनीक से मछली पालन हेतु जो माई बजाज सागर बांध है वहाँ से शुरू की गई थी और अभी तक 56 तैरते हुए पिंजरे हैं वो स्थापित किए जा चुके हैं। और ठीक है, और द्वितीय चरण के अंदर, ये पहले चरण के अंदर जो है वो माई बजाज सागर बांध की स्थापना की गई थी और द्वितीय चरण के अंदर है वो कडाना बांध है उसकी है वो स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पर स्थित है भाई, ये गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है, और इसके 100% लागत गुजरात की थी, लाभ भी है वो गुजरात को इसमें मिलता है। माही बजाज सागर बांध है वो बोरखेड़ा बांसवाड़ा है, सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर लंबा है, क्षमता की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा बांध है। 1983 में इंदिरा गांधी द्वारा इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया था और इसका जो नामकरण है वो जमनालाल बजाज के नाम पर किया गया था। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। राजस्थान गुजरात का जो हिस्सा है वो 45-50 है और 100% विद्युत है वो राजस्थान इसका है वो प्रयोग करता है। 66 में समझौता हुआ और 1972 में इसका है वो परियोजना का निर्माण है वो प्रारंभ हुआ था। तो ये इतनी सारी जानकारी है वो माही बजाज जो परियोजना है उसके बारे में आपको याद रखनी थी। ठीक है, तो माही बजाज परियोजना और माही बजाज जो परियोजना उसमें, और जो चंबल परियोजना है उसमें भी हमने देख लिया और व्यास परियोजना भी हमने कर ली, माही भी हमने कर ली और पहली क्लास के अंदर जो भाखड़ा नागल परियोजना थी वो भी हमने कर ली है। मतलब हमने है वो चारों परियोजना इसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वो भी अपना कंप्लीट है वो हो चुका है उसके अंदर। ठीक है, अब अपनी जो अगली क्लास में अपन IGNP करेंगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो अच्छे से करेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से करेंगे। उसका जो कंटेंट होगा वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, तो जो बेहतरीन कंटेंट वहाँ होगा उससे बाहर एक भी पर्सन है वो अपना नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो सारी परियोजना अपन ने पढ़ी थी, जितनी भी संयुक्त परियोजनाएं पढ़ी थी उसमें राजस्थान को विद्युत है वो कितनी कितनी मिलती है वो मैंने जैसे लास्ट में एक जगह लिख दी। जैसे अभी आपने पढ़ा था माही के अंदर जो विद्युत है वो 140 मेगावाट है वो राजस्थान को मिलती है। चंबल के अंदर जो विद्युत है वो 193 मेगावाट है वो राजस्थान को मिलती है, क्योंकि चंबल के अंदर क्या होता है भाई 50-50 है वो जो मिलती है। ठीक है, 50 MP को मिलती है और 50 राजस्थान को मिलती है। तो टोटल जो जितनी थी उसके 193 है वो जो है वो राजस्थान को मिलती है, यानी टोटल लगभग आप ये मानो कि 386 ऐसा कुछ था, उसमें से 193 है राजस्थान का हिस्सा होगा और 193 MP का हिस्सा होगा। ठीक है, व्यास परियोजना का जो है वो कुल कितनी 428 मेगावाट है वो राजस्थान को मिलती है और भाखड़ा जो नागल परियोजना है उससे कितनी मिलती है, उससे अपने को 233 मेगावाट है वो अपने राजस्थान को मिलती है। तो ये जो इतनी सारी बहुउद्देशीय परियोजनाओं से इतनी विद्युत है अपने राजस्थान को इसमें मिलती है। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जो है वो अपने यहाँ पर जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वहाँ से अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब पर जो है वो अपने इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको कैसा लग रहा है उसमें कमेंट ज़रूर नीचे करें। और ठीक है, बने रहिए साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर करें। जल्द मिलते हैं अगली क्लास में।